अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट। नाजरीन, पाक भारत तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा। वजीर आजम के अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब का जो अब आज सुषमा स्वराज साहिबा ने जो इंडिया की फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने एक जवाब दे डाला। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। 21 तारीख को इसी मंच से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत के संबंध में दो बातें कही जिनका जवाब देना चाहूंगी। एक तो उन्होंने कहा कि मेरे देश में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। मैं कहना चाहूंगी कि जिनके अपने घर शीशे के हों उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। कभी ईद की शुभकामनाएं, कभी क्रिकेट की शुभकामनाएं। हमने 2 बरस में मित्रता का वो पैमाना खड़ा किया जो उससे पहले कभी नहीं था। लेकिन हमें मिला क्या बदले में? पठानकोट, उरी, बहादुर अली। मैं पूछना चाहती हूं, हम शर्तें लगा रहे हैं या आप दूसरी नीयत दिखा रहे हैं? अगर पाकिस्तान ये समझता है कि इस तरह की हरकतें करके या इस तरह के भड़काऊ बयान देकर वो भारत का कोई हिस्सा हमसे छीन सकता है, तो मैं पूरी दृढ़ता और स्पष्टता के साथ यहां ये कह देना चाहती हूं कि आपका ये मंसूबा कभी कामयाब नहीं होगा। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और अभिन्न हिस्सा रहेगा। इसलिए ये ख्वाब देखना छोड़ दें। भारी स्टेटमेंट है सुषमा स्वराज की। पाकिस्तान मुखालिफ हर्जा सराई से कबल आर्मी चीफ ने भी भारत को आड़े हाथों लिया। दौरा जर्मनी के दौरान जनरल राहील शरीफ ने कहा, कश्मीर की सूरत हाल पर भारत दुनिया भर में गलत फहमियां फैला रहा है। भारत जुबानी जारियत के साथ साथ अब इसे लगता है कि और किस्म की जारियत भी, आबी जारियत के लिए भी पर तोल रहा है। नरेंद्र मोदी ने आज सिंध तास मुआहदे को तोड़ने पर गौर भी किया। पाकिस्तान आने वाले पानी को रोककर आबी बुरहान पैदा करने का इशारा दे दिया है, पाकिस्तान आने वाले बुरहान को। और ये खासी एक, जिसे कहते हैं, बहुत ही खौफनाक सूरत हाल पैदा हो रही है और हम इसके ऊपर गौर करेंगे। इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के तर्जुमान मुसद्दिक मलिक साहब। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। लाहौर में हमें जल्द ज्वाइन करेंगे दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब। और नई दिल्ली से हमें ज्वाइन करी हैं सीनियर भारतीय सहाफ़ी ज्योति मल्होत्रा साहिबा। सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगी। दफ्तर ख़ारजा से एक स्टेटमेंट आ चुका है। हम चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से और आपकी जानिब से भी एक स्टेटमेंट आ जाए। इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि भारत जो है वो हमारा पानी रोक सकता है? इज़ दैट अ रियलिटी? कैन देयर बी अ रियलिटी टू दिस? जी, हमारे ख्याल में तो ऐसी बात नहीं है। और अभी जो मैंने टेलीविज़न पे ही सुना है वो ये है कि उनके जो मशीर हैं भारतीय वज़ीर आज़म के, उन्होंने भी उनको यही मशवरा दिया है कि ऐसी कोई सूरत हाल जो है वो पैदा नहीं होनी चाहिए या नहीं पैदा हो सकती कानूनी तौर पे। तो हमें अभी तक तो यही उम्मीद है कि सैनिटी जो है वो प्रिवेल करेगी और ये थोड़ी सी जो वॉर मॉन्गरिंग पिछले कुछ दिनों में हो रही है और हम पानी काट देंगे और हमला कर देंगे वगैरह वगैरह, ऐसी चीज़ें जो खुश आइन नहीं हैं, जो कि दहशतगर्द जो तंजीमें हैं उनके लिए रास्ते खोलेंगी, उनके लिए स्पेस मुहैया करेंगी। और वो खेल जो एक अरसे से जारी है कि हमने यहाँ से धकेला तो अफ़गानिस्तान भाग गए वो दहशतगर्द और वहाँ से भाग के पाकिस्तान में आ गए, फिर पकड़े गए, फिर भाग गए। ये रिवॉल्विंग डोर का दरवाज़ा जो है ये खुलता चला जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की ये जो खित्ते के अंदर सलामती और खित्ते में अमन और खित्ते की तरक्की की ख्वाहिश है, इसको किसी भी सूरत पाकिस्तान की कमज़ोरी नहीं समझा जाना चाहिए। पाकिस्तान अपना दिफा करना, चाहे वो हॉट परसूट हो चाहे वो कोल्ड स्टार्ट हो, पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है और उसके लिए हर दम तैयार है। मगर मलिक साहब, हमने देखा है कि कैसे नरेंद्र मोदी और मियां नवाज शरीफ साहब के दरमियान एक ज़माने में बड़ी कुर्बतें भी होती थी। ये बताइए कि कोई बैक चैनल टॉक्स इस वक्त जारी हैं जिसके तहत आप टेम्परेचर को नीचे ला सकते हैं? देखिए, अभी तो आपके सामने मैं बैठा हूं और हम तो उसी मतानत से बात कर रहे हैं और संजीदगी से बात कर रहे हैं कि हमारे ख्याल के मुताबिक अगर हमें खित्ते में अमन चाहिए तो कश्मीर का मामला जो है वो हल करना ही होगा।
कश्मीर के मामले के बगैर जो है आप 70 साल नहीं 700 साल भी अगर आपस में बैठते रहें और बातचीत करते रहें, तो जब तक आप रूट कॉज को रिमूव नहीं करेंगे जिसकी वजह से टेंशन पैदा होती है, ये मामला आगे बढ़ता रहेगा। और तब तक कोई बैक चैनल टॉक्स नहीं होंगे, मुनासिब नहीं होगा। हम तो हर किस्म की टॉक्स, फ्रंट बैक, अप डाउन, नॉर्थ जारी नहीं है जी नहीं, को किसी सबके लिए तैयार हैं, लेकिन जो भी बातचीत होगी उसके अंदर मैं समझता हूं दोनों तरफ से संजीदगी उसी वक्त सामने आएगी जब रूट कॉज को भी सामने लाया जाएगा। और रूट कॉज को, और आखिरी बात मैं सिर्फ ये कहूंगा कि थोड़ा सी अफसोसनाक बात हुई, वो ये कि आपके अपने मुल्क में जो आपके अपने लोग जिनको आपने कभी अटूट अंग कहा और पता नहीं क्या क्या कहा, 100 से ज्यादा लोग जो हैं शहीद हो चुके हैं, बेशुमार लोग जो हैं वो आंखों की बिनाई खो चुके हैं जी। और बेशुमार लोग जो हैं अस्पतालों में पड़े हुए हैं और जिंदगी और मौत की कशमकश में हैं जी। तो उस सूरत हाल में जैसे कि हम अपने मुल्क के अंदर अपने मुल्क की बेहतरी के लिए तमाम ऑपरेशन कर रहे हैं और बेहतरी के लिए तरक्की की राह पे मुख्तलिफ इलाकों को डाल रहे हैं जो पसमानदा रह गए, बजाय इसके कि आप उनका जिक्र करते, आपने भी पत्थर उठा के ईंट उठा के मारी, मगर कश्मीर का उसमें कोई जिक्र नहीं। आप जरूर पत्थर ईंट मारें, जो आपका जी चाहे, हम हर चीज के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे इंसानियत के वास्ते और अपने वास्ते भी कम से कम उन लोगों के ऊपर नजर एक मर्तबा डालें जो इस वक्त खून में नहाए। वैलिड पॉइंट। खुर्शीद कसूरी साहब, आप वजीर खारजा रह चुके हैं, ये जो अब गौर हो रहा है, जैसे पाकिस्तान के अंदर से काफी सनसनी फैलाई गई है कि भारत पाकिस्तान का पानी रोक सकता है इंडस वाटर ट्रीटी के तहत, आप क्या समझते हैं कि वाकई में भारत पाकिस्तान का पानी रोक सकता है? कोई प्रोविजंस हैं? जी नहीं, पहली बात तो ये है इंडस बेसिन ट्रीटी के, ये मुझे मेरी आवाज वापस आ रही है। खुर्शीद कसूरी साहब, बेयर विद अस, हम कोशिश करते हैं इसको फिक्स करने की, मगर आप जारी रखें, आपकी आवाज हमें साफ आ रही है जी। ओके जी, मैं ये कह रहा था कि जहां तक इंडस बेसिन ट्रीटी का है वो तो एक तरफ गई। इंडस बेसिन ट्रीटी बाद में आई है, 200-300 साल से, बल्कि उससे कदीम वक्तों से लॉ ऑफ द सीज इवॉल्व कर रहा है और अब लॉ ऑफ द सीज बड़ा डेवलप्ड है और उसके अंदर लॉ ऑफ द वाटर्स, आई मेंट रिवर वाटर्स का, उसके अंदर लोअर अपर राइपेरियन के राइट्स मुतय्यन हैं। इन अदर वर्ड्स इंटरनेशनल लॉ पहले ही मौजूद है, इसको आके मजीद तकवीयत दी है इंडस बेसिन ट्रीटी ने। उसमें दोनों मुल्क ये नहीं है, उसमें वर्ल्ड बैंक भी है। एक तो हो गई लीगैलिटी, लेकिन दूसरा एस्पेक्ट मोरालिटी, तीसरा पॉलिटिकल, चौथा प्रैक्टिकल। मैं सारों को एड्रेस करूंगा। मोरालिटी तो मैं जिक्र इसका क्या कह सकता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब इंडिया के फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान के अवाम से मैं अपील करता हूं, आइए गुर्बत में गुर्बत के खिलाफ लड़ें जी। तो जब गुर्बत के खिलाफ लड़ेंगे, अगर पानी बंद करेंगे तो गुर्बत के खिलाफ क्या लड़ाई होगी। तीसरी बात टेक्निकल है कि पाकिस्तान, अगर इंडिया चाहे भी तो ये पानी जो पाकिस्तान में आ रहा है ये नहीं रोक सकता जी। 25 मिलियन एकड़ फीट तो अरेबियन सी में जा रहा है। तो मेरा कहना यह है कि ये नहीं है कि कोई पानी पी जाएगा या उठा के ले जाएगा। अगर वो भारत इस पे अमल दरामद करना चाहेगा, इसको साल नहीं दहाइयां लगेंगी, उसमें पाकिस्तान जाग रहा होगा। और चौथी बात प्रैक्टिकल है, अगर किसी को आप कहें हमने तुम्हें भूख से मारना है, तुम्हें प्यास से मारना है, तो क्या वो ये नहीं समझेगा कि अगर मरना ही है तो और बेहतर तरीके हैं। मैं ये नहीं सब तवक्को करता था कि इस किस्म का बयान आएगा, ये प्रैक्टिकल भी नहीं है, इससे सिर्फ जिंगोइज्म बढ़ेगा। और मैं ये समझता हूं कि खास तौर पे somebody आपने कहा फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर, हम कश्मीर के हल के इतने करीब थे जिसकी मैंने तमाम डिटेल्स दी हैं। बिल्कुल, उसके ऊपर हमने काफी प्रोग्राम भी आपके साथ किए, किसी ने डिनाई नहीं किया। कसूरी साहब, कता कलामी माफ, उसके ऊपर वाकई में हमने प्रोग्राम भी किया था आपके साथ, मगर आपने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया है। ज्योति, मैं आपकी जानिब आऊंगी। देखिए, आप भी कम आ रही है, जरा अपनी आवाज ऊंची कर लें जी। आवाज मैं प्रोड्यूसर्स को रिक्वेस्ट करूंगी कि फिक्स कर ले, और उसके दरमियान में ज्योति की जानिब जाऊंगी। ज्योति, ये बताइए कि आप पाक भारत ताल्लुकात को काफी अरसे से कवर कर रही हैं,
आपको याद होगा शर्म शेख का मुआहदा, जिसके अंदर वजीर आजम गिलानी और वजीर आजम मनमोहन सिंह ने यह कहा था कि अगर कोई दहशतगर्दी का ऐसा वाकया हो गया तो उसे बातचीत नहीं रुकेगी। तो अब आपको क्या लगता है कि अब जो बातचीत के ऊपर एक फुल स्टॉप लगा दिया है बीजेपी हुकूमत ने, आप उसको कैसे देखती हैं? क्या हिंदुस्तान की जो हुकूमत है वो अपने ही मौकफ से जो शर्म शेख में हुआ था उसे तजावुज नहीं कर रही? देखिए मुनीज़े, शर्म शेख की आपने बात कही, शर्म शेख से अब तक 10 या 11 साल हो चुके हैं और मुझे लगता है कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और शर्म शेख का भी एक और स्टेटमेंट था बलूचिस्तान वाला, जो आपको याद होगा, जब हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वापस घर आए थे तो उनको वो वापस लेना पड़ा। अब देखिए वो तो पुरानी बातें हैं। उसके बाद उसके पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान आए थे 2004 में, फिर उसके बाद शर्म शेख हुआ। अब इतनी पुरानी बातों को हम क्यों दोहराएं? अभी हाल ही में, अभी देखिए साल भी नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायविंड और लाहौर आपके वजीर आजम को मिलने आए हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि पिछले 8-9 महीने में जो पहाड़ जो टूट पड़ा है, अब उसका क्या किया जाए? अब मगर ज्योति, मुझे इधर कथा कलामी माफ, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। आपके अंदर से भी कुछ आवाजें आ रही हैं, कांग्रेस भी तंकीद कर रही है नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर, और वो ये कह रहे हैं कि चूंकि नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर इतने डोमेस्टिक प्रेशर्स हैं, शायद इसी वजह से वो इसको एक्सटर्नलाइज करना चाह रहे हैं, अपने प्रॉब्लम्स को एक्सटर्नलाइज करना चाह रहे हैं, जिसके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर इतना सख्त उन्होंने रद्द अमल इख्तियार किया है। इज दैट ऑल्सो योर थिंकिंग? देखिए कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में इतनी कमज़ोर ऑपोजिशन है। अभी अगले कुछ महीनों में हमारे यहाँ बहुत से सूबों में जो है चुनाव होने जा रहा है। सबसे बड़ा सूबा तो उत्तर प्रदेश का है, जैसे आप जानते हैं। वहाँ से 80 पार्लियामेंट्री सीट्स जो हैं लोकसभा में हमारा जो लोअर हाउस है उसमें आती हैं। तो एक कांग्रेस पार्टी एक पॉलिटिकल जो है रूट उसको अपना रही है, जो मुझे लगता है गलत है, ठीक नहीं है। हालांकि इस सब के बावजूद अब देखिए ये जो इंडस वाटर ट्रीटी, ये जो पानी वाला जो मामला है, ये एक सरासर गलत है कि आप इसको एक्सरसाइज करने की तो दूर बात रही, इसके बारे में आप सोच भी सकते हैं टू यूज वाटर एज अ वेपन, मुझे लगता है। और ये ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, तो क्या ये पॉस्चरिंग है? ये जो खबरें आ रही हैं, मोदी साहब इसके ऊपर गौर कर रहे हैं, क्या ये पॉस्चरिंग है? नहीं, गौर जरूर कर रहे हैं, और सिर्फ इसी पे नहीं गौर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि काफी सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन सवाल ये है मुनीज़े, जब बार बार हिंदुस्तान और पाकिस्तान के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स मिलते हैं, उसके बाद इस तरह हादसा जब हो जाता है, दिसंबर में प्रधानमंत्री आपके यहाँ आए थे, लाहौर आए थे नवाज शरीफ के यहाँ, और फिर पठानकोट का हमला हो गया, अभी हाल ही में उड़ी का हमला हुआ है। अब आप मुझे बताइए, ये जो लोग हैं, ये आप इनको आतंकवाद कह लें, दहशतगर्द कह लें, जो भी आप उसको किसी भी जुबान में कह लें, देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये आपके यहाँ से उकसाए हुए हैं, ये पाकिस्तान, ये कौन है ये लोग? अच्छा, तो आपने सवाल किया ज्योति, अलाउ मी, यही सवाल मैं यहाँ पे, हमारे पास दफाई तज्जियाकार है जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, यही सवाल मैं उनकी तरफ लेके जाती हूँ। जी जनरल साहब। देखिए, भारत की तरफ से हर किस्म के इल्ज़ामात कोई नई बात नहीं है। नंबर 2, जब से मोदी साहब तशरीफ़ लाए हैं, बल्कि उनकी जो इलेक्शन कैंपेन थी सारी, वो टोटल एंटी पाकिस्तान रिटोरिक पे बेस थी। फिर डवाल साहब ने आते ही एक नया डॉक्ट्रिन दिया, के फॉर के, और ये कि पाकिस्तान को हम जो भी दहशतगर्द हैं उनको हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे, ये पाकिस्तान कैन पे देम दिस, वी कैन डू देम दैट। तो ये एटीट्यूड कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हमारे लिए सरप्राइज हो। इशू ये है कि इंडिया इससे चाहता क्या है, क्या चाहता है जनरल साहब, और इंडिया इस वक्त ये सब कुछ कर क्यों रहा है। सबसे पहले तो हिंदुस्तान को ये भूलना पड़ेगा कि वो अमेरिका नहीं है, या इतने बड़ी ताकत नहीं है कि वो पाकिस्तान जैसी एक मजबूत कुव्वत को अपने ज़ेरे नगीं कर सके। नंबर 2, अफगानिस्तान में उसको अनइंटरप्टेड या अनचेक्ड रोल नहीं दिया जा सकता, क्योंकि दैट इज़ अगेंस्ट पाकिस्तान ओवरऑल इंटरेस्ट।
लेकिन नंबर क्यों? आप 3, मुझे इस इंडियन सवाल का ओशन जवाब के ऊपर बताएं। जो हेजेमोनिक डिजाइन्स हैं भारत के जी और इसके साथ जनरल साहब अमेरिका ज्योति के कुछ कहना मिलकर चाह रही है, फिर मैंने एक वक्फा लेना है। जी ज्योति। मेरा ये सवाल है कि आप कह रहे हैं कि भारत के जो इनिशिएटिव्स हैं अफगानिस्तान के अंदर उनको अनचेक्ड नहीं जाने दिया जा सकता, लेकिन मेरा ये सवाल है ऐसा क्यों है? आफ्टर ऑल अफगानिस्तान एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट कंट्री है। आपको क्या तकलीफ है कि अगर भारत और अफगानिस्तान के जो रिश्ते हैं और मजबूत हों? जनरल साहब इसका छोटा सा जवाब जी, दीजिएगा, आप मुझे फिर वक्फे पे जाना है। जी जी, आप रिश्ते जरूर मजबूत कीजिए, लेकिन उन रिश्तों को पाकिस्तान पे हमले के लिए इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जा सकती। ये पहले भी हुआ है, अब भी हो रहा है और आइंदा नहीं होने दिया जाएगा। दैट इज द इशू। ठीक है, लेट मी ब्रिंग इन मुसद्दिक साहब, आपसे कमेंट चाहूंगी, फिर मुझे वक्फे पे जाना है। जी देखिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम अपनी तरक्की के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा कि नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि अगर आप भी सिर्फ रेटरिक से बाहर आगे जाना चाहते हैं तो आपके यहाँ बेशुमार गरीब लोग हैं, आप उनको लेकर आगे बढ़ें, आप अपनी इक्तसादी तरक्की करें, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि खित्ते के अंदर अमन हो, और इस वजह से हम आपको कह रहे हैं कि जो रूट कॉज है उस पर आके बात कीजिए और उसको रिजॉल्व कीजिए, ताकि दहशतगर्द जो हैं उनके रास्ते जो हैं वो बंद हों, ख़त्म हों। मैं ये भी आपको तवज्जो आपकी इस बात पे मरकूज़ करवाना चाहूँगा कि अभी जो धमाका हुआ है, आप सोचिए कि पाकिस्तान हुकूमत को उससे क्या फ़ायदा हो सकता है। पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है इस बात से कि इस तरह का धमाका उस वक्त में हो जब हम कश्मीरियों के हकूक़ के लिए बात कर रहे हैं। क्या हमारा इसका फ़ायदा है कि हम इंसानी हकूक़ और कश्मीरियों के हकूक़ की बात को आगे बढ़ा रहे हों और उस वक्त धमाका हो जाए और आप धमाके पे हमें इल्ज़ाम दें? इधर तो मुझे काहे एक को हम छोटा ऐसी सा बात वक्फा करेंगे? लेना है और एक अहम सवाल मुसद्दिक मलिक साहब ने उठाया है, इससे पाकिस्तान को क्या फायदा हो सकता था कि उरी के अंदर एक अटैक होता, जबकि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का मसला उठा रहा था। और ये भी सवाल उठाना जरूरी है कि अब जबकि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को आइसोलेट करने का एक बेड़ा उठा लिया है, तो इसके नतीजे में क्या डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो है पाकिस्तान की जानिब से किस किस्म के होने चाहिए, ये हम पूछेंगे खुर्शीद महमूद कसूरी साहब से एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज भारत की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सुषमा स्वराज साहिबा, उन्होंने यूएन जनरल असेंबली के अंदर एक बहुत सख्त तकरीर की है जहां पे उन्होंने बलूचिस्तान का भी हवाला दिया है। मुसद्दिक मलिक साहब, आपसे जानने की कोशिश करूंगी हुकूमत की तरफ से कि वो जब बलूचिस्तान का हवाला देते हैं और कहते हैं कि जी जो लोग शीशों के घरे में रहते हैं उनको बाहर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए, आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू तो हमेशा रहा है कि आप कश्मीर को और भारत को एक ही लेवल पे नहीं रख सकते। देखिए, हम तो 30 साल की लगी हुई आग है पाकिस्तान में, जब से अफ़गानिस्तान की जंग छिड़ी है उसके बाद से यहाँ पे हम दहशतगर्दी का निशाना रहे हैं। आपके ऊपर तो उस आग के सिर्फ छींटे पड़ते हैं, हम तो उस आग के अंदर बैठे हुए हैं और हमारे मुल्क ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। और अगर आप सिर्फ पिछले 1-1.5 साल के अंदर देख लीजिए जो हमारी अफवाज ने कुर्बानियाँ दी हैं और जो हमने सियासी कुर्बानियाँ दी हैं और जिस तरह हमारे बच्चे कटे हैं, तो हम तो अपना हाउस ऑर्डर में कर रहे हैं। हमने तो बलूचिस्तान की तरक्की के लिए एक बड़ा जामे प्रोग्राम जो है वो पेश किया है, जिसके अंदर लाखों लोगों को जरिया रोजगार मिलेगा ताकि वो इस तमाम दहशतगर्दी के फसाद से बाहर निकल सकें। और आपने हमेशा बातचीत की बात और की है हम तो गवादर के अंदर उसको एनर्जी का और अपना पोर्ट हब बना रहे हैं ताकि बलूचिस्तान की तरक्की हो। तो आप बलूचिस्तान पे बात करना चाहें ज़रूर कीजिए, हम आपको 1000 चीज़ें बताएंगे जो हम बलूचिस्तान की तरक्की के लिए कर रहे हैं। लेकिन आपको कश्मीर पे, चलिए आपने बलूचिस्तान की बात की, हमने आपको उसका जवाब दे दिया कि हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेकिन आप खुदा के वास्ते कश्मीर को भी तो देखें। वो कौन सी बात है जो आपको दुखी है वज़ीर आज़म साहब की? उन्होंने तो सिर्फ कश्मीरियों के हकूक़ की बात की है, ये आवाज़ तो आपको भी बुलंद करनी चाहिए। उन्होंने कौन सी ऐसी बात की? मेरा ख्याल है ये सवाल कर लेते हैं मुसद्दिक साहब, अलाउ मी ओवर हियर। खुर्शीद कसूरी साहब जो फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हैं, खुर्शीद कसूरी साहब जो आर्टिकल्स हमने पढ़े हैं उसके ऊपर जो ज्यादातर एतराज किया गया है वो इस बात पे एतराज किया गया है कि वजीर आजम ने बुरहान वानी का नाम लिया और कहा कि वो कश्मीरी जो इमोशंस है उसकी सही मायने में तर्जुमानी कर रहे हैं। आप इस स्पीच को, वजीर आजम की स्पीच को और सुषमा स्वराज साहिबा की स्पीच को कैसे देखते हैं? क्या डिप्लोमेटिकली इस हद तक मामला बढ़ गया है कि उसका टेम्परेचर अब नीचे लाना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा इन द कमिंग फ्यू वीक्स? नहीं, नामुमकिन तो खैर कुछ भी नहीं है। इससे बदतर वाकयात मुझे याद हैं। 1 मिलियन सोल्जर्स आईबॉल टू आईबॉल 2002 उसी वक्त मैं फॉरेन मिनिस्टर बना था, तो मैंने बहुत कुछ देखा है।
और मैं ये समझता हूं कि अगर विजडम दिखाई जाए, आप वाजपेयी साहब को ही देख लें, उनका बीजेपी से ताल्लुक था, उनका एक बड़ा मशहूर स्टेटमेंट है और वो उसमें छपा था अंडर कुमाराकॉम म्यूजिंग्स। वो छुट्टी पे कुमाराकॉम गए थे, उन्होंने दो वजूहात बताई थी कि भारत क्यों पीछे अपना वो मकाम हासिल नहीं कर सका जिसका वो मुस्तहिक है। तो उन्होंने ये कहा था, नंबर 1 पाकिस्तान के साथ झगड़ा कश्मीर पे, नंबर 2 बाबरी मस्जिद, ये उनके अल्फाज थे। उसके फौरन बाद हमने उसको वेलकम किया और उसके बाद हमारा पीस प्रोसेस शुरू हुआ। तो ये दानिशमंदी की बात थी और वो बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर में। मगर नरेंद्र मोदी साहब की स्टेटमेंट्स को आप कैसे देखते हैं, जो संडे को भी उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं? इज दैट द स्टेटमेंट्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या द लीडर ऑफ द बीजेपी? It's an unfortunate statement whether it comes from the Prime Minister or it comes from the leader of the BJP, क्योंकि वो मुनासिब नहीं एक इतने बड़े मुल्क के वजीर आजम को कि इस किस्म का लहजा। उसकी एक मैं वजह बताऊं आपको, ये बड़ी ख़तरनाक बात है। देखें, अब बलूचिस्तान का जिक्र हो रहा है, अगर ये इतनी, मैंने तो किताब में इसीलिए जिक्र किया था कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, क्वाइट अपार्ट फ्रॉम के 5 जंगें भी हम लड़ चुके हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज इंडिया और पाकिस्तान की एक दूसरे को डिस्टेबलाइज करने की काफ़ी महारत रखती हैं। तो अगर ये बलूचिस्तान का इशू उठेगा तो फिर बहुत से और इशू उठ जाएंगे। पंजाब का इशू उठ जाएगा, को उठा देगा नागालैंड का, मिजोलैंड का, को उठा देगा जाके वो जो सेंट्रल इंडिया में नक्सलाइट्स का। तो उससे कोई उसकी अकल की हमें ज़रूरत नहीं, ना मंतक की ज़रूरत। अगर गाली देनी हो तो गाली के लिए तो अकल और मंतक की कोई जरूरत नहीं। ठीक, तो गाली गलोच नहीं होनी चाहिए। बलूचिस्तान इररेलेवेंट इशू है, उसको उठाया इसलिए गया है कि कश्मीर से तवज्जो हटाए, लेकिन उससे मसला हिंदुस्तान का भी हल नहीं होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत से दानिशमंद लोग ये कह रहे हैं और मैं बहुत सौ को जानता हूं कि जी बलूचिस्तान का मसला उठाने से आपका मसला कश्मीर क्या हल हो जाएगा? जी, बहुत अहम सवाल है। तो वो जबान, कसूरी साहब मुझे अलाउ कीजिए, मैं ज्योति की जानिब जाऊं। जी ज्योति, आपने कसूरी साहब की बात सुनी, आप क्या कहती हैं इसके ऊपर? खासतौर पे इस पे भी आप बताएं हमें, जो कि आप वहां पे रिपोर्टिंग करती हैं। क्या वाकई में बुरहान वानी की जो बात है उसके ऊपर ज्यादा गुस्सा है और रद्द अमल सख्त आया है? मुनीज़े, मैं खुर्शीद कसूरी साहब से पूरी तरह से सहमत हूँ कि जो कश्मीर के अंदर हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। और पिछले, आप जानती हैं कि पिछले 75 दिन से अभी भी कर्फ्यू जारी है और जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं वहाँ पे वो बहुत ही गलत हैं। उनको इमीडिएटली उनको बंद कर देना चाहिए। एक अनकंडीशनल डायलॉग जो है कश्मीरियों के साथ शुरू कर देना चाहिए। आखिरकार वो भारतीय नागरिक हैं, दे आर इंडियन सिटीजन्स। अगर हम अपने लोगों के साथ ही नहीं बात करेंगे तो फिर किसके साथ बात करेंगे? ये सबसे पहले ये मैं कहना चाहूँगी। और दूसरा मैं ये सवाल आप लोगों से ये करना चाहूँगी कि देखिए, जो बुरहान वानी का आपने सवाल पूछा, अब आपकी तरफ से बुरहान वानी, जैसे आपके प्रधानमंत्री, आपके वजीर आज़म ने UN पे भी जो है बुरहान वानी का जिक्र किया, नाम दिया, का जिक्र किया जी। अब आप मुझे ये बताएं, बुरहान वानी चाहे वो फेसबुक हीरो हो कुछ लोगों के लिए कश्मीर के अंदर, लेकिन वो हिजबुल मुजाहिदीन जो एक टेररिस्ट ग्रुप है उसका कमांडर था। नहीं, मगर वो कश्मीरी है ना, वो मकबूजा कश्मीर से उसका ताल्लुक है। सैयद सलाहुद्दीन भी कश्मीरी है मुनीज़े, और वो आपके यहाँ रहता है, आपके मुल्क में रहता है सैयद सलाहुद्दीन। अब आप इस इतिहास में हम जाएं कि 1987 के इलेक्शन में जब वो चुनाव में खड़ा हुआ था, आपको ये भी याद होगा। लेकिन देखिए, अब इतिहास में जाने का क्या फायदा है, नहीं फायदा वो अलग बात है। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहूंगी कि जो कश्मीर में हो रहा है वो गलत हो रहा है। अगर पाकिस्तान ये समझता है कि इसका फायदा उठाना चाहिए, वो आपके स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन होगा, जरूर होगा जी। और अगर आपको लगता है कि ये ठीक है और कश्मीर को इंटरनेशनलाइज करने की जरूरत है, क्योंकि पूरी दुनिया अब कश्मीर भूल रही है, तो इसको आपको भी ऐसा शायद लगने लगा है कि ये हमको एक मौका मिला है, हम इसको इंटरनेशनलाइज करें। नहीं, इधर ज्योति, मुझे मुस्तफा साहब की जानिब आने दें। मगर मुस्तफा साहब, एक बात तो है, वो ये है कि कश्मीर के अंदर एक ऑथेंटिक स्ट्रगल है, वो ये कहती हैं। आपने ज्योति की बात सुन ली, अब आप इसको किस तनाजुर में देखते हैं कि हम क्या उसका फायदा उठा रहे हैं और हिंदुस्तान बलूचिस्तान का फायदा उठा रहा है, और इसके अंदर कश्मीरियों का क्या फायदा होगा, ये आप हमें बताएं।
बेचारे कश्मीरी इसमें मारे जा रहे हैं। देखिए, जी मुस्तफा साहब, नंबर एक कश्मीर जो हमारी पार्टीशन हुई थी या पाकिस्तान बना था, उसका अनफिनिश्ड एजेंडा है, यूएन के ऊपर है, और हिंदुस्तान ने, भारत ने खुद इसको तस्लीम किया है जी, बिल्कुल। कि इनको राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन देना चाहिए। बिल्कुल। वो कश्मीरी हैं, वो इंडियंस नहीं हैं, और यही वो बात कह रहे हैं। नंबर टू, कश्मीर का और बलूचिस्तान का आपस में कोई इक्वलेंस नहीं है। बलूचिस्तान इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान, कश्मीर इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया। ये हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए। आप जब सलाहुद्दीन की बात करते हैं, चाहे वो इस तरफ है चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल की उस तरफ है, ही इज ए कश्मीरी, ही हैज द राइट टू बी इन कश्मीर। बुरहान वानी ऑथेंटिक कश्मीरी था। कश्मीर के अंदर से ये सारी लहर उठी है, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंडिया की अपनी की हुई हैं, इनको अब ये भुगतनी पड़ेंगी। जहाँ तक इशू रेस करने का ताल्लुक है, पाकिस्तान इज ड्यूटी बाउंड। ये नहीं कि पाकिस्तान कश्मीरियों पे कोई एहसान कर रहा है, ये पाकिस्तान इज ड्यूटी बाउंड टू डू दैट। नो, लेट मी से समथिंग एल्स। मैं ये समझ रहा हूँ कि कश्मीरियों ने, बुरहान वानी ने अपनी जान की कुर्बानी देकर, इतना खून बहाकर उन्होंने वो लीड ले ली है कि अब वो लोग भी शायद इंडिया और पाकिस्तान के पीछे छोड़कर दे हैव टेकन देयर डेस्टिनी इन देयर हैंड्स। ये मैं समझता हूँ कि इंडिया को इस चीज़ का वरी होना चाहिए, और पाकिस्तान को इस चीज़ का भी वरी होनी चाहिए कि ये जो हो रहा है ये कल को हमारे हाथ से निकलेगा तो फिर दोनों को नुकसान होगा। इस टाइम के दोनों इस चीज़ को समझें और इसको सॉर्ट आउट करें। मगर इसका कितना इम्कान है कि हिंदुस्तान जो है वो कश्मीर पे बात करेगा? फिलहाल तो कश्मीर के ऊपर दरवाजे बंद हो चुके हैं। हिंदुस्तान ने कहा हम कश्मीर के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे, और उसको लेके हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी बढ़ गई है। आने वाले कुछ दिनों में, जिस तरह कसूरी साहब ने कहा, हमने इससे भी बुरे वक्त देखे हैं। क्या इन दोनों हुकूमतों के पास ऐसा कोई जरिया है जिससे कशीदगी कम हो, या मामला तो और खराब होने को हैं? इस पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। मुसद्दिक साहब, ये बताइए कि हिंदुस्तान तो इंटरनेशनली हमें आइसोलेट करने की कोशिश करेगा, और जिस तरह के उनके वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो इसके अंदर काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गए हैं, उनका ये कहना है। पाकिस्तान का क्या स्ट्रैटेजी होगी, हमारा क्या रद्द-ए-अमल होगा? जी, पहले तो मुझे नहीं मालूम वो क्यों कह रहे हैं कि पाकिस्तान आइसोलेट हो गया है। पाकिस्तान के अंदर बेशुमार तरक्की के मंसूबे चल रहे हैं जो इंटरनेशनल हैं। हमारे हमसाया ममालिक पाकिस्तान के अंदर बेशुमार तरक्की के जो प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर हमारे साथ को इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हम अभी गैस पाइपलाइंस की बातें कर रहे हैं, सेंट्रल एशिया से बिजली की बातें कर रहे हैं। तो मुझे नहीं मालूम ये कौन सी आइसोलेशन की बात हो रही है। तो मैं नहीं इस बात को मानता कि पाकिस्तान जो है वो आइसोलेट हो रहा है। हाँ, आपकी अगर ख्वाहिश है और अगर आप करना चाहें तो आप कर देखें। नहीं, लेकिन वो कर रहे हैं, वो इस प्रोसेस के अंदर हैं। अब आप लोग क्या चाहेंगे? वो समझ रहे हैं कि वो कर रहे हैं। तो अगर वो समझना चाहें ऐसे, तो मैं समझूंगा कि इसमें थोड़ा सा ख़ुद को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि अगर जिस तरह के मुजालिम वहाँ पर कश्मीर में इस वक्त हो रहे हैं, आप बहुत जल्द जो है अभी आपको दुख भी इसी बात का है कि ये मुजालिम जो हैं वो दुनिया के सामने आ गए हैं। देखिए, आप कह रही हैं इंटरनेशनलाइज नहीं, इंटरनेशनल इशू है ये। आप एक तरफ तो ग्लोबल फैब्रिक की बात कर रहे हैं कि ग्लोबल विलेज हो गया है और दुनिया में तरक्की करनी है। तो दुनिया की इस तरक्की के अंदर अनरिजॉल्व्ड एक्सट्रीमिज्म के जो पैचेस हैं, या टेररिज्म के जो पैचेस हैं, या दहशतगर्दी के या ऑपरेशन के जो पैचेस हैं, वो दुनिया कैसे बर्दाश्त करेगी? आपके यहाँ भी बेशुमार लोग हैं, आप इक्तिसादी तरक्की की राह पे गामजन हैं। ये बातें जब बाहर निकल रही हैं तो हमें क्या नुकसान, आपको नहीं क्या नुकसान होगा? मगर मुसद्दिक साहब, अगर मैं कंक्लूजन के पर आऊं, जो कि ये बहुत जरूरी है, आज जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर हैं दिल्ली के अंदर, उन्होंने कहा कि डिप्लोमेटिकली हम चाहते हैं कि फिर से अमन की तरफ बात आए। अगर आप अमन की तरफ बात लाना चाहते हैं और कश्मीर को आप इंटरनेशनलाइज भी करना चाहते हैं, उसका क्या, व्हाट विल बी द वे, हाउ विल यू डू इट? देखिए, हम पहली बात इंटरनेशनलाइज या आपस की बात, हम तो कश्मीर का मसला हल करना चाहते हैं ताकि हमारे रीजन में तमाम हमसाया ममालिक से बेहतर या बेहतरीन ताल्लुकात पैदा हो सकें। उसके रास्ते में कश्मीर है, और अगर हम ये रिकग्नाइज करके इस पे बात शुरू करेंगे तो किसी मसले की किसी हल की तरफ भी पहुंचेंगे। तो पहली बात यह है कि हमें, अगर आप 2-3 तजावीज़ पूछें तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने भी, और अभी भी हम यहाँ पे यही कह रहे हैं कि हम आपसे बात करने को तैयार हैं, मगर रूट कॉज को भी एड्रेस कीजिए। तो बात कीजिए। पहली बात यह है कि देखिए, इल्ज़ामात अगर आपने कॉन्फिडेंस बिल्ड करने हैं तो ये जिस तरह की शदीद ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, बिलखसूस सीनियर तरीन लेवल पे, वज़ीर आज़म के लेवल पे, इस तरह की ज़बान जो है मेरे ख्याल में हमें नहीं, जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं उसकी मुताबिकत से चलना चाहिए। मुसद्दिक साहब, मेरे पास वक्त बिल्कुल कम है। 2 सेकंड से ज़्यादा, 5 सेकंड से ज़्यादा लूँगा। इल्ज़ामात बंद कीजिए।
उड़ी का वाकया नहीं हुआ, आपने इल्ज़ाम लगा दिया, आपके पास कोई सबूत नहीं था। दूसरे, बातचीत शुरू कीजिए। तीसरे, इस बातचीत के अंदर कश्मीर को सेंटर पीस रखें और खुल के बात करें हमारे साथ, ताकि हम किसी हल की तरफ जा सकें। और चौथा, इक्तिसादी तरक्की को मद्देनजर रखें। आपके यहाँ भी गरीब लोग हैं, हमारे यहाँ भी गरीब लोग हैं। कसूरी साहब, मैं उस आपकी एजेंडे को जानिब लेके आगे आऊंगी, बढ़ें। मुझे इजाजत दीजिए। कसूरी साहब, आप वजीर खारजा रह चुके हैं, आप इस मरहले से बहुत बार गुजर चुके हैं। क्या जिस हद तक टेम्परेचर चला गया है, जी, आप समझते हैं कि कोई सोल्यूशन आपको नजर आ रहा है? पाकिस्तान को किस किस्म का रवैया इख्तियार करना चाहिए? हाउ शुड दे रिस्पॉन्ड टू इंडिया? देखिए, पहली बात तो ये हाउ वी शुड रिस्पॉन्ड टू इंडिया। नंबर 2 ये है कि टेम्परेचर म्यूचुअली कैसे नीचे लाना है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाना ना भारत के मफाद में है ना पाकिस्तान के। भारत एस्पायर कर रहा है कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, तो प्रॉस्पेरिटी और वो डिपेंड कर रहा है कि बड़ी हैवी डोजेस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हिंदुस्तान में, उसको बड़ा धक्का लगेगा अगर टेंशन इसी तरह रही जैसे कि 2001-2 में था, हमें भी नुकसान होगा। तो इसलिए दोनों के मफाद में है। और अगर इसका आप रास्ता मुझसे पूछती हैं तो रास्ता था 2005 का जॉइंट मैकेनिज्म जो दिल्ली में साइन हुआ था, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ द पीस प्रोसेस, क्यों हमें पता था कि जब हम आगे चलेंगे कोई ना कोई फोर्सेस उसको डिस्टर्ब करेंगी, और वो पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी है। मगर आपको तो लगता है कि साख समिट हो जाएगी? दफा कसूरी साहब, जो साख समिट होने वाली थी, आपको लगता है कि वो हो जाएगी? नहीं, मेरी ख्वाहिश है कि हो जाए। जो हालात आज हैं, अगर टेम्परेचर लोअर नहीं हुआ फिर तो बड़ा मुश्किल होगा। मेरी ख्वाहिश है कि टेम्परेचर लोअर हो और इंटरनेशनल कम्युनिटी, कुछ मुझे अंदाजा ये है, हालांकि मुझे पता है कि अमेरिका इंटरेस्ट ज्यादा उसका सीरिया में है और वो साउथ एशिया से उसका इंटरेस्ट हट रहा है, बिल्कुल, लेकिन एनीवे क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, इस वजह से भी, और फिर दोनों के साथ अमेरिका के ताल्लुकात हैं, तो ये मुमकिनात में से है कि यूरोपियन यूनियन, अमेरिका या बरतानिया या कलेक्टिवली कोई बात चले कि इनको यानी वो एक ही बात कर सकते हैं कि कोई माहौल पैदा करने मदद करें। उसके बाद ही कोई बैक चैनल जो आप जिक्र कर रही थी वो हो सकता है। इन हालात में जब टेम्परेचर इतना ऊंचा हो तो बैक चैनल का तो कोई मसला नहीं है, अभी मुझे नहीं नजर आ रहा। लेकिन क्या ज्योति से भी पूछ लेते हैं कि क्या बैक चैनल मुज़ाकरात करने के लिए एक माहौल पैदा हो सकता है? आलमी कुव्वतें जो है कोई अपना रोल अपना सकती हैं, और बीजेपी किस मूड के अंदर है? क्या वहां पे उनके ऊपर इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली प्रेशर बढ़ सकता है कि फिर से अमन की तरफ जाएं और जो एक जंग की हवा बनी हुई है उसको थोड़ा कम करें? ज्योति, देखिए, जंग की हवा तो मुझे लगता है अभी कुछ अभी कम हुई है। जब प्रधानमंत्री ने अभी केरला में जो अभी आपने भी जो स्पीच इनकी सुनी, जहाँ तक बैक चैनल या सार्क समिट का सवाल है, मुझे लगता है कि अभी बैक चैनल को भी लाने में शायद कुछ समय लगेगा। जो मुझे